Okay. Good morning, everyone. So from now on, because since only 30 days are left for your examination, 23rd July को आप लोगों का एग्जाम है. हम मान के चल रहे हैं कि in last 20 days and last 30 days we will complete your syllabus, we will revise it. ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा questions करेंगे. So for half of the time we will be discussing the legal GK जो important topics हैं, और उसके बाद हम in the half time we will be revising जो हम subjects पढ़ चुके हैं. जैसे आज का जो subject है वो है torts. तो सबसे पहले हम जल्दी से क्विकली देख लेते हैं ये 2-3 टॉपिक्स जो कि हैं लीगल जीके के. ट्विटर ने रिसेंटली काफी उसमें था, न्यूज में भी था कि ट्विटर ने बैन लगाना चाहिए, गवर्नमेंट कह रही थी. ट्विटर इज नॉट एक्सेप्टिंग जो रिसेंटली नए डिजिटल रूल्स आए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. या फिर उनको जो गवर्नमेंट कह रही थी, संबित पात्रा का जो टूल किट केस था जो हमने यहाँ डिस्कस भी किया था, उससे रिलेटेड भी काफी चर्चा में थी. लेकिन अभी क्या किया है, ट्विटर मान गई है उन रूल्स को फॉलो करने के लिए, और ट्विटर ने अपॉइंट किया है एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. जो ये नए आईटी रूल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, ये जो नए आईटी रूल्स हैं इनमें बहुत सारे रूल्स आए हैं. उसके अंदर से एक बात वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, अमेजोन हुआ, आपका क्या या फिर आपका नेटफ्लिक्स हुआ, इन्हें एक कंप्लायंस ऑफिसर जो है उसे अपॉइंट करना चाहिए. ठीक है, या फिर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, कि कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर ऑफिसर उस कंप्लेंट से डील करेगा. यही हमारे नए आईटी रूल्स में लिखा हुआ है. तो अभी रिसेंटली ट्विटर ने अपॉइंट किया है एक इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. ठीक है, इंटरिम यानी अभी टेम्पररी कुछ टाइम के लिए, ही इज नॉट परमानेंट. ठीक है, ये जो आईटी रूल्स थे आपके अनाउंस हुए थे फरवरी 2021 में, और इनका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो होना था 25 मई से. ठीक है, और ये क्या चाहते हैं, इट रिक्वायर्स टेक कंपनीज इन इंडिया, जो टेक कंपनीज इन इंडिया में जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, कि वो अपॉइंट करें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. और ट्विटर ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है क्या, एक इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर इंडिया. क्योंकि इन रूल्स में, ये जो आईटी रूल्स हैं, इसमें स्पेसिफिकली रिटन है कि आपको ऑफिसर अपॉइंट करना है, वो तो करना ही आपको, साथ में वो जो पर्टिकुलर ऑफिसर है जिसे अपॉइंट किया जा रहा है वो इंडिया में रहना चाहिए. क्योंकि जब कोई कंप्लेंट होगी, कोई कंप्लेंट करेगा, तो वो पर्टिकुलर पर्सन को इंडिया में होना चाहिए. तो कल ही की न्यूज में था कि ट्विटर ने एक इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर इंडिया को अपॉइंट किया है. नेक्स्ट हम बात करेंगे केस की, जो कि है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. अब हमने रिसेंटली सुना था, न्यूज में भी आया था कि सॉरी कि कोई भी सेक्सुअल जिन किसी के साथ रेप हुआ है या वो है जो उसके अक्यूज होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है बेल पर, ये कह के कि ठीक है आप कंप्लेनेंट के हाथ पे राखी बांध दो, आप उसे अपनी बहन मान लो. या फिर अगर कोई अक्यूज रेडी हो जाता है आफ्टर डूइंग सच हीनियस क्राइम कि ठीक है मैं उस इंसान से शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे इस सजा मत दीजिए, छोड़ दीजिए. बट ये सब चीजें गलत है. ठीक है, ये गलत है. इस केस में जो अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है, इस केस में कोर्ट ने एग्जामिन किए हैं बहुत सारे जजमेंट्स. ठीक है, जो सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड है, कि हम क्यों जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं, क्यों जो अक्यूज्ड है अगर वो मान जाता है कि ठीक है मैं जिसके साथ उसने गलत किया, इतना हीनियस क्राइम किया कि मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ या उसे राखी बंधवाने को तैयार हूँ, और हम उसे बेल पे छोड़ देते हैं, तो ये गलत है. और इसी को जजेस ने क्या है, क्रिटिसाइज किया है. ठीक है, इसे क्रिटिसाइज किया है क्योंकि इससे पहले भी गैंग रेप के केसेस हुए आपके, इससे पहले बहुत सारे केसेस हुए जिसके अंदर उन्हें छोड़ दिया गया था ये कह के कि अच्छा आप शादी करने के लिए तैयार हैं, आप राखी बांधने के लिए तैयार हैं, और ये सब गलत है. आपके हरियाणा हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था जिन्होंने कंप्लेनेंट के कैजुअल रिलेशनशिप पे उंगली उठाई थी कि
उसके बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट मिल जाता है टू रेप दैट पर्सन। और इन्हीं सब जजमेंट्स को मध्य प्रदेश में इस पर्टिकुलर केस के अंदर एग्जामिन किया गया कि क्यों हम एक ऐसी पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो जस्टिस भट्ट थे, उन्होंने पूरा उसे देखा, समझा, ठीक है, कि हाईलाइट किया कि सर्वाइवर जो है, जो कंप्लेनेंट है, जो बेचारा जिसने भुगता है, वो किस पे रिलाई करता है, वो क्यों कोर्ट में केस करता है, क्योंकि वो कोर्ट से एक्सपेक्ट करता है ऑफ डिसीजंस विच आर इम्पार्शियल, डिसीजंस विच आर न्यूट्रल। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप ऐसे डिसीजंस दो जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में माने जाए कि ठीक है, अब जो गलत कर दिया, शादी कर लो इससे। दैट्स नॉट द रीजन। इससे आप क्राइम को सोसाइटी से कभी हटा ही नहीं पाओगे, ठीक है, कि इसको गिफ्ट दे दो, इनको फाइन दे दो, ठीक है। तो ये सब चीजें गलत है। इससे हम कभी भी, ये इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज जो हम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह से क्या होगा, आपका कॉम्प्रोमाइज की कैटेगरी है कि जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, वो मान गया है तो कर ले। तो ये क्या है, इसमें माना जा रहा है कि ये चीज जो है वो गलत है। नेक्स्ट उसमें क्या कहा इन्होंने, पूरे सजेशंस दिए, ठीक है। जो सजेशंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, ठीक है। बेल किसी को इन कॉम्प्रोमाइजेस के बेसिस पे नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी तारीख में नहीं, किसी भी तरीके की, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जजेस को इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, कि वो जो भी बात कह रहे हैं, वो जो भी डिसीजन दे रहे हैं, इट शुड बी इम्पार्शियल, इट शुड बी फेयर, ठीक है। जो हमारे बेल है, जो कंडीशंस ऑफ बेल है, वो हमारे पेट्रियार्कल जो सोच है, ठीक है, पुरुष प्रधान जो सोच है, उस पे नहीं बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। वुमेन की मोरालिटी, उसको हमें वीक नहीं बनाना है, हमें उसे कैपेबल बनाना है वुमेन को, कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। और ये जो हरकतें हैं वो गलत है। जो जेंडर सेंसिटाइजेशन मस्ट बी कैरिड आउट फॉर ऑल जजेस, ठीक है। उन्हें इस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए, इस तरीके की केसेस से डील करने के लिए उन्हें हमें क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो कैसे ये सब चीजें समझ सकते हैं। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो पार्ट होने चाहिए हमारे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या होता है, जब आप लोग अपना कोर्स खत्म करोगे, लॉ पूरा पढ़ चुके होगे 5 साल के बाद, तब तक आप सिर्फ लॉयर कहलाओगे, यू आर नॉट एन एडवोकेट। आप एडवोकेट नहीं बनोगे, तब तक आप सिर्फ लॉयर कहलाओगे। जब आप ये बार एग्जामिनेशन को पास करोगे, उसके बाद ही आपको वो कार्ड मिलेगा कि यू आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन दी कोर्ट्स, तभी आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बार एग्जामिनेशन का सिलेबस है, उसमें भी ये सब टॉपिक्स जो है वो जोड़े होने चाहिए, ताकि समझ सके, ताकि कोर्ट समझ सके कि क्या हो रहा है, ये कैसा केस है, कितना सेंसिटिव केस है, उसे हम जेंडर बाइस के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते। तो यही उस केस में बोला गया था। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम ले रहे हैं वो है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। अब क्या होता है ये आपकी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है, ठीक है, उन्होंने सजेशंस मांगे हैं टू ड्राफ्ट अ ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। क्या है ये पूरी पॉलिसी, क्या होती है ये ब्लू इकोनॉमी? ये वो इकोनॉमी है, ये वो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो हम कहाँ से ले रहे हैं, जो हमारे हम ओशन से ले रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओशंस। कि अगर हम इंश्योर करें एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी टू द ओशंस, जो आपके कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, कि उसके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उससे हम अपनी इकोनॉमी बना सके, उससे हम कोई चीजें बना सकें, उसके थ्रू हम कोई ट्रांसपोर्टेशन कर सके, तो वो सब क्या आएगा, आपकी ब्लू इकोनॉमी में आएगा। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने क्या कहा है, उन्होंने पूछे हैं, उन्होंने मांगे हैं क्या सजेशंस, किस चीज से रिलेटेड, ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी से लेके सजेशंस, ठीक है, कि आप सजेशंस दीजिए कि हम क्या क्या रूल्स बनाए, क्या क्या चीजें इस ड्राफ्ट में डालें। और वो उन्हें कब तक देने थे, उन्हें देने थे 27 फरवरी 2021 में, ठीक है। ये विजन क्या था इसके पीछे का, ब्लू इकोनॉमी के पीछे का विजन क्या है, ठीक है, कि
हम कुछ ऐसा करें जिससे हम जो ओशन के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज कर सके, उन्हें अडॉप्ट कर सके जो हमारी कंट्री में अवेलेबल है। ठीक है, ये जो पॉलिसी जो ड्राफ्ट हुई थी उसका एम क्या था? टू बढ़ाना ब्लू इकोनॉमी को, बढ़ाना ताकि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके, उसमें जो चीजें हमें मिल रही है हम उसको यूज कर सके, उससे कुछ बना सके। ठीक है, और ब्लू इकोनॉमी से क्या होगा? जो लोग रह रहे हैं, जो लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ इम्प्रूव होगी। ठीक है, और क्या होगा? हम मैरीन जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे आपके फिशेज हो गए या आपके और भी बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उन सबकी लाइफ को बढ़ा सके। ठीक है, हमारी जो मैरीन रिसोर्सेज के थ्रू जो या मैरीन एरियाज है, तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी को भी हमें मेंटेन करना पड़े। ठीक है, आर्मी है जो लैंड देखती है, ठीक है, एयरफोर्स है जो एयर के थ्रू देखती है, और एक होती है हमारी नेवी जो हमारे समुद्र से रिलेटेड जो भी वो है उससे वो डील करती है। तो ये है आपकी पूरी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। नाउ दिस ड्राफ्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी डॉक्यूमेंट, उसे 7 एरियाज में उसे देखा गया था। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने देखा था अबाउट द नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, जो जरूरी है आपकी ब्लू इकोनॉमी के लिए, जो जरूरी है आपकी ओशन गवर्नेंस के लिए। ठीक है, मैरीन फिशरीज, फिशरीज का भी लेटेस्ट बहुत उसके अंदर स्कोप बढ़ गया है। यही नहीं कि सिर्फ ओशन के थ्रू लोगों ने अब अपना अपना पूरा स्टार्टअप आ रहे हैं, उसमें काफी स्कोप चल रहा है कि फिशेस जो है पूरी पिसिकल्चर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फिशेस की ब्रीडिंग कराना, ज्यादा से ज्यादा फिशेस की मैन्युफैक्चरिंग करना, टैंक में पूरा करके रखना कि ऐसी सराउंडिंग्स उन्हें प्रोवाइड करना जैसे कि सी के अंदर होती है, ओशन के अंदर होती है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फिशेस को कर सकें। इट इज हेल्पफुल फॉर योर, ये सब जो आपके खाने में यूज होती है या कुछ बनाने में यूज होती है उसके लिए, उसमें बहुत अभी स्कोप चल रहा है। ठीक है, तो शिपिंग के लिए, ठीक है, डीप सी माइनिंग के लिए, तो इन सब के लिए उन्होंने 7 एरियाज में उसे डिवाइड किया और देखा कि कहाँ कहाँ से ये कितना हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये कितना असेंशियल है, इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। ये एक अलग सेक्टर है विच इज यूजफुल फॉर एनहांसिंग आर इकोनॉमी, कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी जीडीपी है, उसे इस वे में भी बढ़ा सके। ठीक है, और ये जो ब्लू इकोनॉमी ऑफ इंडिया है, ये सबसेट है ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, जो और है वो तो रहेंगे, लेकिन इससे हम बढ़ा सकते हैं, ये एक और वे खुल रहा है जिससे हम ये सब चीजें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिसी में ह्यूमन मेड इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है मैरीन के अंदर, या मैरिटाइम जो आपके अब लॉज बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप गुजरात में देयर इज अ फुल मैरिटाइम लॉ यूनिवर्सिटी जो सिर्फ सी के लॉ से डील करते हैं। जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ोगे, मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगी इसमें, ठीक है, तो लॉ ऑफ द सी पूरा सब्जेक्ट है। सी के अंदर भी पूरा डिमार्केशन है कि ये एरिया इस कंट्री का है, ये एरिया उस कंट्री का है। ठीक है, कितना जा सकता है, कौन आ सकता है, बीच का कुछ एरिया होता है जो दोनों जगह का होता है। तो देयर इज अ फुल लॉ जो उससे गवर्न कर रहा है, और इसीलिए अब इस पूरी ब्लू इकोनॉमी को भी ध्यान में रखते हुए पूरी जो पॉलिसी है वो ड्राफ्ट की जा रही है। ठीक है, सो आई होप ये तीनों टॉपिक जो आज के लीगल जीके के हमने करे वो क्लियर है आप सबको। एनी प्रॉब्लम इन दिस? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट की, जो कि है टॉर्ट्स। ठीक है, टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्ट? ठीक है, टॉर्ट, टॉर्ट इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, ये क्या होता है आप लोगों का? सिविल रॉन्ग होता है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, या फिर जिसका आपका जिसका मतलब होता है कि कुछ गलत है, कोई सिविल रॉन्ग है, आपने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, जिससे किसी को हार्म हुआ है, ठीक है, जिससे किसी को प्राइवेट हार्म हुआ है। ये प्राइवेट, ये पर्सन टू पर्सन है, ये पब्लिक हार्म कॉज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टॉर्ट क्या है? व्हाट इज अ टॉर्ट? ठीक है, ये एक वर्ड है जो हमने डिराइव किया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? टॉर्टम।
जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड और क्रुक्ड, यानी सीधा चीज नहीं, कुछ तो उसमें गड़बड़ है, इट इज ट्विस्टेड। एक होता है ना सीधा सीधा, लॉन में ये लिखा है हमने वो करा, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज नहीं हो रही, कुछ गलत होना। ठीक है, तो ये सिग्निफाई करता है एक सिविल रॉन्ग। ठीक है, कि सिविल रॉन्ग है ये। नाउ सिविल रॉन्ग को हम प्राइवेट रॉन्ग भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी पब्लिक के अगेंस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इट इज नॉट अगेंस्ट द पब्लिक। आपका जो सिविल रॉन्ग है, ठीक है, या फिर अगर हम डिवाइड करें बिटवीन द सिविल रॉन्ग एंड अ क्रिमिनल रॉन्ग, तो उसमें क्या होगा, सिविल रॉन्ग में सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, लेकिन जब क्रिमिनल रॉन्ग की बात आती है तो उसके लिए कहा जाता है दैट इट इज अगेंस्ट द होल सोसाइटी, ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे कि क्रिमिनल लॉ, जिसमें पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है, स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जॉन सैलमन एक जूरिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि टॉर्ट क्या है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, और यहाँ पे क्या होती है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है, यानी कितना कॉम्पनसेशन देना है वो पहले से पता नहीं होता। अगर आप अभी आईपीसी उठा के देखें, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है ये ऑफेंस किया इसके लिए ये सजा है, ये ऑफेंस किया इसके लिए ये सजा है, इतना पनिशमेंट है, इतना फाइन है, सब कुछ हमें क्लियरली गिवन है। ठीक है, लेकिन टॉर्ट में क्या होता है, टॉर्ट में हमें नहीं पता होता कि इस रॉन्ग के लिए कितना कॉम्पनसेशन, कितना फाइन हमें देना पड़ेगा। इट इज अनलिक्विडेटेड, यानी जब केस जो है आपका कोर्ट के अंदर जाएगा तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इसके लिए कितनी सजा होनी चाहिए। तो इट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेमेडी विच इज नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ठीक है, ये इस दोनों कैटेगरीज में नहीं आता। जो बेसिक प्रिंसिपल जिसके पीछे टॉर्ट काम करता है वो क्या है, उबी जस्ट इबी रेमेडियम। ठीक है, यानी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, जहाँ पे हमें कोई राइट मिला हुआ है, जहाँ हमारे पास कोई राइट है, और अगर वो राइट ब्रीच होता है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रेमेडी भी मिली हुई है। अगर हम एग्जाम्पल लें, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो अगर कोई हमारी फंडामेंटल राइट्स लेने की कोशिश करता है तो हमारे पास रेमेडी है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसी बेसिस पे ये टॉर्ट का प्रिंसिपल भी है, जो कि है उबी जस्ट इबी रेमेडियम। ये एक लैटिन मैक्सिम है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने एक रजिस्टर बना रखा है जिसमें आपने कुछ पेजेस सिर्फ लैटिन मैगजीन से डील कर रखे हैं, क्योंकि मैं एक क्लास लूंगी आप लोगों की जो सिर्फ लैटिन मैगजीन, जो इम्पोर्टेंट लैटिन मैगजीन्स है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उबिजस इबी रेमेडियम का क्या मतलब है, तो आपको क्या बोलना है, दैट इट मीन्स वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहाँ राइट है, जहाँ हमें राइट मिला हुआ है, तो उसके लिए हमें रेमेडी भी मिली होगी, क्योंकि अगर वो राइट ब्रीच होगा तो हमें उसके लिए कोई रेमेडी मिलनी चाहिए। तो ये है टॉर्ट, ये है टॉर्ट का मतलब। ठीक है, अब इसकी पूरी डेफिनेशन देख के हम ये तो समझ ही गए होंगे कि इसमें टॉर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं आपके टॉर्ट के, सबसे पहला तो है 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो पूरा जो टॉर्ट है आपका वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो क्या है, इट इज अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। आपने कोई गलत काम किया या कोई काम आपको करना था उसको आपने ओमिट कर दिया। ठीक है, आपको किसी चीज का ध्यान रखना था, आपको ड्यूटी दी गई थी कि ये चीज ध्यान रखो, लेकिन आपने नहीं रखी। तो ऐसा कोई काम, या तो ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट या रॉन्गफुल ओमिशन, या तो आपने कोई गलत काम कर दिया या कोई काम करना था तो उसे नहीं किया, तो वो होना चाहिए। दूसरी चीज, कोई ड्यूटी होनी चाहिए जो लॉ ने इम्पोज की हो, लॉ की तरफ से ड्यूटी आनी चाहिए कि लॉज में ऐसा लिखा है कि ये आपकी ड्यूटी है। एंड नेक्स्ट इज दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट जो है वो आपको राइज करेगा, इट विल गिव राइज टू लीगल और एक्चुअल डैमेज, कुछ डैमेज होना चाहिए। ठीक है, कुछ लॉस होना चाहिए। तो क्या क्या हुआ, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। ठीक है, आपने कोई गलत काम किया या कोई काम करना था नहीं किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देयर इज अ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द लॉ। ठीक है, लॉ ने की तरफ से कोई ड्यूटी थी और उसको आपने नहीं किया, उसको ओमिट कर दिया। ठीक है, और कुछ ना कुछ आपका डैमेज होना चाहिए, आपके साथ कुछ लीगल रॉन्ग हुआ हो। ठीक है, आपका कोई राइट जो है, लीगल राइट जो है वो आपसे ले लिया।
ठीक है, तो देयर शुड बी, और इससे क्या अराइज होगी, एक लीगल रेमेडी अराइज होगी, क्योंकि आपके साथ लीगल रॉन्ग हुआ तो इसलिए आपको कोई लीगल रेमेडी भी मिलेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। किसी को भी कोई प्रॉब्लम, एक बार पढ़ लो क्योंकि अब टाइम नहीं है, ठीक है, लास्ट 30 डेज है, जितना हो सकता है क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसी समय पूछो। Now next is we will talk about the nature of tort, ठीक है, नेचर ऑफ टॉर्ट क्या है, ठीक है, अब ये समझेंगे, इसमें इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, जो अगर हम टॉर्ट की बात करते हैं तो होता है कि ये दो में है, इसमें इन्होंने कंपेयर किया है समझने के लिए, एक है टॉर्ट एंड क्राइम, एक है टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट एंड क्राइम में मैं आपको पहले भी समझा सकती हूँ कि टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, वो किससे डील कर रहा है, आपका प्राइवेट इंडिविजुअल से, कि मेरे साथ पर्सनली कुछ बुरा हो गया। लेकिन जब हम क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम में हम पूरे स्टेट के अगेंस्ट बात करते हैं। केसेस भी आपने देखे होंगे, अगर कुछ क्राइम किया है तो वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश होता है, या यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट के अगेंस्ट केस कर रहे हो। लेकिन जब टॉर्ट होगा या कोई सिविल होगा तो उसमें दोनों पार्टीज का नाम होता है। तो ये है मेन टॉर्ट और क्राइम के बीच में डिफरेंस। और टॉर्ट में क्या होता है, हम प्लेंटिफ को कंपनसेशन दिलवा रहे हैं कि अच्छा आपके साथ गलत हो गया, आपको लॉस हो गया, तो आपको ये कंपनसेशन मिल रहा है। लेकिन क्राइम का एम क्या होता है, उस इंसान को पनिशमेंट दिलवाना, कि उसको इतने साल की सजा होनी चाहिए, इतना हम इम्प्रिजनमेंट उसे इम्प्रिजनमेंट में भेजें। तो ये है बेसिक टॉर्ट एंड क्राइम के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, टॉर्ट में तो दोनों ही सिविल है, अब आप बोलोगे कि टॉर्ट भी सिविल है, कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल है, लेकिन टॉर्ट के अंदर जो कोई ड्यूटी ब्रीच होती है तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स की होती है लॉ ने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स की होती है दोनों पार्टीज के बीच में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक क्लॉज बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है, जिसपे दोनों पार्टीज जो होते हैं अपने सिग्नेचर करते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है तो वो कौन उसको फिक्स करता है, उसे फिक्स करते हैं दोनों पार्टीज। लेकिन जब टॉर्ट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है तो उसे फिक्स करता है क्या, लॉ। टॉर्ट में जनरली जो भी डैमेजेस है या जो भी हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ता है वो अनलिक्विडेटेड होता है, यानी हमें पहले से पता नहीं होता है। जब केस जो है वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना कॉम्पनसेशन देना है। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो जो डैमेजेस हैं वो पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस में कि अगर किसी ने भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया तो उसे इतना कॉम्पनसेशन जो है वो देना पड़ेगा। तो ये है आपके दोनों, टॉर्ट एंड क्राइम एंड टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो एसेंशियल्स हैं टॉर्ट के, कि कोई रॉन्गफुल एक्ट या रॉन्गफुल ओमिशन, उसका अगर एक एग्जांपल लें कि आपके दिल्ली में या कोई क्लॉक टावर थी, ठीक है, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी थी, वो पर्टिकुलर क्लॉक टावर की, उस पर्टिकुलर क्लॉक टावर को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी थी वो थी म्युनिसिपैलिटी की। लेकिन म्युनिसिपैलिटी ने उसे मेंटेन नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, और कुछ समय बाद क्या हुआ, वो गिर गई, वो डिमोलिश हो गई वो पूरा क्लॉक टावर, और उसके डिमोलिश होने की वजह से क्या हुआ, काफी सारे लोग या तो इंजर हो गए और एक दो लोगों की डेथ भी हो गई। अब इसके लिए वो लायबल होंगे क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कि वो इस चीज का ध्यान रखें, उनकी ड्यूटी थी, उन्हें उसका ध्यान रखना था, उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना था, लेकिन वो ड्यूटी उन्होंने ओमिट कर दी, नहीं दी। तो यही है आपका एक्ट ऑफ ओमिशन, ठीक है। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? यहाँ तक हमने जो भी समझा टॉर्ट में, किसी को भी कोई भी तरीके का प्रॉब्लम? ओके, now we will talk about the legal damage,
ठीक है, कि लीगल डैमेज क्या होता है। लीगल डैमेज या जिसे हम इंजरी बोल दें, ठीक है, इट मींस इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ सम लीगल राइट्स। ठीक है, कि मेरा लीगल राइट था, मुझे लीगल राइट मिला हुआ था और मेरे लीगल राइट का क्या हुआ, वायलेशन हुआ। ठीक है, इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट मैगजीन्स हैं और ये दोनों ही चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉट इतना समझ रहे हो ना आप लोग शॉर्ट में, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर लॉ स्कूल ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि उसमें जाते ही सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो टॉट होगा। ठीक है, तो जब हम ये बात करेंगे लीगल डैमेजेस की, तो टॉर्ट के अंदर लीगल डैमेजेस का जो पूरा डैमेजेस का कॉन्सेप्ट है, इसे दो में डिवाइड कर रखा है। एक है डैमनम साइन इंजूरिया और एक है इंजूरिया साइन डैम। अब डैमनम साइन इंजूरिया क्या होता है? डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है डैमेजेस विदाउट अ लीगल रॉन्ग। ठीक है, डैमेजेस, कोई डैमेजेस हुए, दैट टू विदाउट अ लीगल रॉन्ग। और इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब होता है कि आपको इंजरी तो हुई लेकिन कोई डैमेजेस नहीं। ठीक है, अब डैमेजेस विदाउट अ लीगल रॉन्ग में का मतलब अगर हम समझें कि क्या होगा। ठीक है, इस साइड कोई स्कूल था, ठीक है, मेरा स्कूल ए था, एक पर्सन ए नाम का एक स्कूल आराम से मस्त चल रहा था, खूब चल रहा था। उस लोकेलिटी के सारे बच्चे जो है उसी स्कूल में आते थे। ये रोड थी, ठीक है, दिस पेन इज नॉट वर्किंग, एक सेकेंड। ठीक है, ये रोड थी, ठीक है, इस रोड के पैरेलल एक स्कूल खुल गया बी। ठीक है, अब ये जो बी स्कूल था, इसके आने से क्या हुआ, ए के स्कूल पे फर्क पड़ गया क्योंकि कुछ बच्चे बी स्कूल में जाने लगे। अब इसमें क्या हुआ, डैमेजेस तो हुआ, ए को लॉस तो हुआ क्योंकि काफी बच्चों ने अपना एडमिशन लेके वहां बी में जाने लगा वो, लेकिन कोई लीगल रॉन्ग नहीं हुआ। ये कहीं लिखा थोड़ी है कि दो पैरेलल स्कूल्स एक लोकेलिटी में नहीं खुल सकते, कहीं नहीं रिटन है, कोई लीगल रॉन्ग नहीं है। तो ये हुए डैमेज साइन इंजूरिया, यानी इसमें डैमेज तो हुआ, हमें मॉनेटरी डैमेज तो हुआ लेकिन कोई लीगल रॉन्ग नहीं हुआ। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड देयर इज इंजूरिया साइन डैमेज, यानी इंजरी विदाउट डैमेजेस। इसके अंदर क्या होगा, इंजरी हुई, ठीक है, आपका जो लीगल रॉन्ग था, आपका जो लीगल राइट था वो इन्फ्रिंज हुआ लेकिन कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, डी एक पर्सन था, ठीक है, वोटर था, वो वोट कास्ट करने अपना जा रहा था। ठीक है, अपना वोट कास्ट करने जा रहा था, बीच में उसे क्या हुआ, एफ एक पर्सन था, एफ एक पर्सन था, उसने रोक लिया, उसने वोट कास्ट करने नहीं दिया। एफ जो था वो वहां पे ऑफिसर था जहाँ वोट कास्ट कर रहे थे, उसने उसे डी को अंदर जाने नहीं दिया कि नहीं तुम वोट कास्ट नहीं करोगे। अब ये जो उसने डी को वोट कास्ट करने नहीं दिया, ये लीगल रॉन्ग है। डी का राइट है कि वो एवरीवन ऑफ अस हैज द राइट टू कास्ट दी वोट। इंडिया में जो भी इंसान 18 साल से ऊपर का है उसका ये राइट है कि वो वोट कास्ट करने जाए, लेकिन क्योंकि उसे एफ ने रोक लिया तो यानी यहाँ पे डी का जो राइट है, लीगल राइट है, वो इन्फ्रिंज हुआ। तो और लास्ट में क्या हुआ, जब रिजल्ट आया तो जिस कैंडिडेट को डी वोट करने जा रहा था वही कैंडिडेट जीत भी गया। तो अगर अब हम इसमें देखें तो डी को कोई डैमेज नहीं हुआ, जिसको वो वोट डालने जा रहा था वही जीत गया। ठीक है, लेकिन फिर भी उसे डी को यहाँ पे डैमेजेस मिलेंगे। ठीक है, कॉम्पनसेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि डी का जो है वो जो लीगल राइट था वो वॉयलेट हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लीगल रॉन्ग कमिट, इसीलिए डी को कॉम्पनसेशन मिलेगा। भले ही उसे कोई लॉस नहीं हुआ फिर भी उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन ये जो स्कूल वाला केस हमने समझा था, इसमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, भले ही लॉस हुआ, मॉनेटरी लॉस भी हुआ, क्योंकि इसमें कोई लीगल रॉन्ग नहीं है। तो ये आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन दिस? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केस लॉस जो इस पे बेस्ड है, जो इस पे डैमनम साइन इंजूरिया जो है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो मैंने स्कूल वाला केस दिया था वो ही केस है ये, ग्लिस्टर ग्रामर
स्कूल केस, ठीक है, जहाँ पे ये सेम चीज हुई थी, ठीक है, कि स्कूल मास्टर ने एक नया स्कूल खोल लिया था, ठीक है, नियर द स्कूल ऑफ द प्लेंटिफ, और जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लेंटिफ को स्कूल की फीस घटानी पड़ गई, ठीक है, लेकिन इसमें कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ था, इसलिए कोर्ट ने कोई कॉम्पनसेशन ग्रांट नहीं किया। नेक्स्ट केस है आपका उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर। अब इस केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ स्यूड, ठीक है, प्लेंटिफ ने स्यू किया एक फॉर अ परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है, प्लेंटिफ स्यूड फॉर अ परमानेंट इंजंक्शन, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ठीक है। इंजंक्शन की अगर मैं बात करूं आप लोगों की, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इंजंक्शन एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट पास कर सकता है, ठीक है, जैसे हम केस लेके जाते हैं ना कि स्टे लगा दो, ये लगा दो, तो वो एक इंटरिम ऑर्डर होता है, वो कुछ टाइम के लिए वो ऑर्डर पास होता है कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक एक इंटरिम ऑर्डर पास कर। इंजंक्शन क्या होता है, या तो कोर्ट आपसे कहता है कि कोई चीज करो, या फिर कहता है कि कोई चीज मत करो, they will ask you to do something और they will ask you to stop it right there, ठीक है, तो वही चीज होती है इंजंक्शन, जो कि एक इंटरिम ऑर्डर होता है जो कोर्ट पास करता है बिफोर द फाइनल ऑर्डर, ठीक है, फाइनल ऑर्डर होने में टाइम लगता है, इसलिए बीच में हर हियरिंग में कोर्ट बोल देगा अच्छा इंजंक्शन पास कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये चीज को ऐसे ही रहने दो। अब ये तो इंजंक्शन टेम्परेरी होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेंटिफ क्या मांग रहा है, यहाँ पे प्लेंटिफ मांग रहा है परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है, कि वो परमानेंटली ऑर्डर पास करे कि ये चीज को हम रोक देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ यानी वो प्लेंटिफ कौन होता है, जो केस करता है, और डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके अगेंस्ट केस हुआ होता है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने स्यू किया फॉर परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है, अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ठीक है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट उन्होंने केस किया फॉर परमानेंट इंजंक्शन, ताकि वो रोक सके पिक्चर की स्क्रीनिंग, ठीक है, एग्जीबिशन ऑफ द फिल्म। फिल्म का नाम क्या है, जय संतोषी माँ, और उसने क्या कहा कि ये जो पिक्चर है ये हमारी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें जो गॉडेसेस हैं उनको अजीब तरीके से दर्शाया गया है, इसीलिए इससे हमारी जो है रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो रही है, और इसके लिए हमें इंजंक्शन चाहिए कि इस पिक्चर की रिलीज रोको, इस पिक्चर को नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट में क्या बोला, कोर्ट ने ये बोला कि they observe that hurt to religious feeling जो है वो कोई लीगल रॉन्ग नहीं है, कहीं पे भी लीगल रॉन्ग की कैटेगरी में हर्ट, एनी काइंड ऑफ हर्ट टू रिलीजियस फीलिंग जो है वो डिपिक्टेड नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो वो लीगल रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसीलिए इसमें कोई भी डैमेजेस जो है, कोई कॉम्पनसेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक लीगल रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ये है केस लॉज ऑन डैमगन साइन इंजूरिया। इसमें और भी केसेस हैं, जैसे एक केस है आपका प्रभु दयाल वर्सेस टाउन एरिया कमिटी। ये मैंने वही केसेस लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो लैंडमार्क है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के, ठीक है। अब नेक्स्ट केस जो है वो है प्रभु दयाल वर्सेस टाउन एरिया कमिटी। इस केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ ने कंस्ट्रक्ट की थी 16 शॉप्स, ठीक है, किसके ऊपर, एक ओल्ड फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग थी, उस पे उन्होंने 16 शॉप जो है प्लेंटिफ ने उसे कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन था वो उन्होंने जब बनाया था तो उसके लिए नोटिस देना होता है, बट उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था, और ये कंस्ट्रक्शन बिना किसी नोटिस के कर दिया गया था, बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी, और ये नोटिस जरूरी था लेना अंडर द यूपी म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, ठीक है, यूपी म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के सेक्शन 178 में ये रिटन है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसके लिए पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। अब डिफेंडेंट्स ने जो है, जो अपना जिनके अगेंस्ट केस हुआ है, उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन जो था वो डिमोलिश कर दिया, जो बिल्डिंग खड़ी की थी प्लेंटिफ ने उसे गिरा दिया, डिमोलिश कर दिया, ठीक है। तो प्लेंटिफ ने केस किया अगेंस्ट द डिफेंडेंट,
ठीक है, कि डिफेंडेंट का जो इंटेंशन था वो इलीगल था, वो मैलाफाइड था, जो मोटिव था वो गलत था, ठीक है, और उन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि डिफेंडेंट्स लायबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई उनका लीगल रॉन्ग प्रूफ नहीं हुआ था, बिकॉज इफ अ पर्सन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इलीगली, ठीक है, तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास ये राइट है कि वो डिमोलिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफेंडेंट कौन था? जो म्युनिसिपैलिटी है वो। तो म्युनिसिपैलिटी ने तो वही करा जो उसका काम था, कि अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसे हटाओ, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें कुछ लीगल रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसलिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। पूरी बिल्डिंग गिरा दी, लेकिन फिर भी कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, क्योंकि वो लीगल रॉन्ग के अंदर नहीं आ रहा था। गलती तो प्लेंटिफ की थी कि बिना नोटिस के पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, और इसीलिए इसके अंदर प्लेंटिफ को कोई कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं मिला। नेक्स्ट केसेस ऑफ मोगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस टाउन एरिया कमिटी। यहाँ पे क्या हुआ? देयर वर नंबर ऑफ स्टीमशिप्स, ठीक है, स्टीमशिप कंपनी थी जिन्होंने कंबाइन हुए, ठीक है, टुगेदर, और प्लेंटिफ की कंपनी एंड ड्रोव द प्लेंटिफ कंपनी आउट ऑफ द टी कैरिंग ट्रेड। उन्होंने क्या कहा कि हम मिलके ऐसा प्राइस रखते हैं और ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाते हैं जिससे हम जो तीसरी कंपनियों से बिल्कुल आउट ही कर दें बिजनेस से, और सिर्फ हम अपनी चलाएं। उन्होंने इतना कम कर दी प्राइस कि लोगों ने प्लेंटिफ के उसको लेना छोड़ दिया। अब इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये कहा गया कि प्लेंटिफ का कोई कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं, क्योंकि डिफेंडेंट ने जो भी करा वो लॉफुल मीन्स से किया, ठीक है, अपने ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए किया। तो इसमें कोई भी लीगल रॉन्ग मिला ही नहीं, भले उनका इंटेंशन गड़बड़ था, ठीक है, भले उनका मेन एम यही था कि इसको बाहर निकालो, इसको यहाँ से निकालो, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। अगर एक लेमैन देखेगा तो वही देखेगा कि भाई वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम भी कर लो जो वो कर रहा है। तो इसीलिए इस केस में कहा गया कि कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई लीगल रॉन्ग नहीं है, ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार पढ़ना है ये केस तो पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट केस जो इम्पोर्टेंट है वो है एक विष्णु दत्त वर्सेस बोर्ड ऑफ एचएस एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ था? जो प्लेंटिफ था, यानी जिसने केस किया था, वो एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था, ठीक है, और उसे डिटेन कर लिया गया था, ठीक है, फॉर शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, कि तुम नहीं बैठोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है। और ये जो इसका डिटेंशन है उसे कोर्ट में देखा गया, ठीक है, और कोर्ट ने बोला कि ये जो डिटेंशन है वो इलीगल है, क्योंकि जो अटेंडेंस रजिस्टर है कॉलेज के वो ढंग से मेंटेन नहीं है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उन्हें मेंटेन होना चाहिए था वो उसके साथ मेंटेन नहीं है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके डिटेंशन की वजह से उसका 1 साल जो है वो बेकार हो गया, ठीक है, बट हिज एक्शन टू क्लेम कंपनसेशन वाज नॉट अलाउड, ठीक है, क्योंकि एज द प्लेंटिव क्लेम जो है वो किसी कॉमन लॉ के अंडर नहीं आ रहा था, किसी लॉ के अंडर नहीं आ रहा था, इसलिए कोई कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं मिला। डिटेंशन जरूर कहा गया कि इलीगल है, ये उसे नहीं बैठने दिया वो गलत है, उससे पूरा उसका 1 साल खराब हो गया। क्यों गलत है? क्योंकि जो रजिस्टर जिस तरीके से मेंटेन हुए थे, जिसकी अटेंडेंस नापी जा रही थी, वो रजिस्टर ढंग से बनाया ही नहीं गया था, इसलिए वो गलत है, ठीक है। तो ये केस था। आई होप अब डैमनम साइन इंजूरिया क्लियर है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। अब हम दूसरा एस्पेक्ट समझते हैं जो कि है इंजूरिया साइन डैमनम, यानी इंजरी विदाउट डैमेजेस, ठीक है। आपको लॉस तो, इंजरी तो हुई, आपका लीगल रॉन्ग तो हुआ, लेकिन कोई आपको हानि नहीं पहुंची, आपका कोई मॉनेटरी लॉस जो है वो नहीं हुआ। तो अब हम बात करेंगे केस लॉज ऑन इंजूरिया साइन डैमनम।
अब जब इसके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो दो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, एक है एशबी वर्सेस वाइट और एक है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एशबी वर्सेस वाइट में क्या हुआ, ठीक है, ए जो पर्सन था ही वाज रॉन्गली प्रिवेंटेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर कि वो अपना वोट जो है वो एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो कास्ट नहीं कर पाया। उसको कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि जिस कैंडिडेट को वोट डालने जा रहा था वो ही जीत गया और बहुत मार्जिन से जीता। ठीक है, तो ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आप लोगों को दिया था, लेकिन फिर भी उसको कॉम्पनसेशन मिला, डैमेजेस मिले। क्यों? क्योंकि उसका जो लीगल राइट है, लीगल राइट टू वोट है, वो इन्फ्रिंज हुआ। नेक्स्ट इज द केस ऑफ भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में क्या हुआ, पिटिशनर जो था वो एक एमएलए था, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का एमएलए था और वो जा रहा था, ठीक है, पार्लियामेंट्री असेंबली का एमएलए था। जब वो असेंबली का एक सेशन को अटेंड करने जा रहा था, पुलिस ने उसे रॉन्गफुली अरेस्ट कर लिया। ठीक है, वो एक एमएलए था, वो जा रहा था अपना सेशन अटेंड करने, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया। हम जानते हैं हमारे लॉ में लिखा है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेशी होती है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है, ये लॉ है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये पर्टिकुलर पर्सन को, इस एमएलए को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया विद इन 24 आवर्स। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसके जो लीगल राइट था उससे दूर रखा गया। उसका लीगल राइट था कि उसे बताया जाए उसे क्यों डिटेन किया है, उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ठीक है, जो उसे नहीं किया गया। उसका लीगल राइट था कि वो मीटिंग अटेंड करे, पार्लियामेंट्री मीटिंग, उसका लीगल राइट था, लेकिन वो सब राइट उससे ले लिए गए। ठीक है, उसका इट इज वाज कंसीडर्ड टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, और ये सब वायलेट हुआ। इसीलिए इट वाज हेल्ड कि रिस्पोंडेंट जो है, ठीक है, जो डिफेंडेंट है, जो ये पर्सन है जिसने उसको डिटेन कर लिया, उसको पेटिशनर को पैसे देने होंगे, कॉम्पनसेशन देना होगा। और कितना कॉम्पनसेशन देना होगा? 50,000 रुपए का जो कॉम्पनसेशन है वो देना होगा। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया? You can go through this. Okay. Now हम इस पे क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो मैंने कल कराए थे, क्वेश्चन जो आप लोगों को कल कराए थे वैसे तो आते ही हैं, लेकिन ये भी आते हैं, ये सिंपल वाले हैं, टू स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कि कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल क्या लिखा है कि वॉयलेशन ऑफ अ लीगल राइट विद और विदाउट डैमेज जो है वो किसको गिव्स राइज टू अ टॉर्ट। ठीक है, अगर हमारा कोई भी लीगल राइट जो है वो वॉयलेट हो रहा है, भले ही उसमें हमें डैमेज हुआ है नहीं हुआ है, कोई लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है, उसे हम टॉर्ट की कैटेगरी में डालेंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लीगल राइट वॉयलेट होना चाहिए। लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपको लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सिचुएशन में क्या गिवन है कि ए ने एक कोचिंग क्लास जो है उसे एस्टैब्लिश किया। ठीक है, और उसके चार्जेस कितने थे, एंड चार्ज ₹5,000 पर ईयर एज फीस, और 5,000 रुपए हर साल वो एज फीस लेते थे। नाउ ए के जो नेबर है, ठीक है, ए नेबर बी जो है उन्होंने स्टैब्लिश किया दूसरा कोचिंग सेंटर, अपने नेबरहुड में दूसरा कोचिंग सेंटर भी आ गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया और इसकी वजह से फोर्स हुआ, इट वाज फोर्स्ड, ठीक है, दिस फोर्स्ड ए कि वो अपनी फीस जो है उसे रिड्यूस कर दे, किस पे, 3,000 रुपए पे। पहले जो वो 5,000 रुपए ले रहा था उसके बदले में अब उसकी फीस रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई, सिर्फ 3,000 रुपए। तो इसमें उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या ए डैमेजेस क्लेम कर सकती है फ्रॉम बी फॉर द लॉस कॉस्ट टू हिम, कि क्या ए को डैमेजेस मिलेंगे। ठीक है, क्या ए क्लेम डैमेज कर सकती है, भले उसे लॉस हो सकती है, फीस कम करनी पड़ी, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन देखेंगे अपन कि यस ही कैन, क्योंकि बी ने उसका लीगल राइट वॉलेट किया है।
दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि ए हैज रिड्यूस द फीस ऑन हिज ओन, ए ने खुद ही ने तो फीस रिड्यूस कर दी, बी ने बोला था क्या रिड्यूस करे, नहीं। थर्ड ऑप्शन इज कि नहीं, बिकॉज देयर वाज डैमेज, दो देयर वाज डैमेज लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, और डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अब। अब इसमें जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों ही ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे होंगे, बी और सी भी, लेकिन बी और सी में से हम सी ऑप्शन को चुनेंगे, और वो इसीलिए चुनेंगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूरा ढंग से एक्सप्लेन किया है, जो हमारे लीगल प्रिंसिपल में भी लिखा था कि कोई भी देयर वाज नो लीगल इंजरी, कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है उसको, ठीक है। दो देयर वाज डैमेज, उन्हें लॉस हुआ था लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुई। सी ऑप्शन में ही ये बात ढंग से समझाई गई है, और यही चीज हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखनी है और समझनी है। लीगल प्रिंसिपल क्या होता है? लीगल प्रिंसिपल एक तरीके से लॉ होता है पूरा, ठीक है, कि लॉ में क्या गिवन है। भले ही मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, कई बार क्या होता है ट्रिक देते हैं, इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन लीगल प्रिंसिपल में वो प्रिंसिपल नहीं देते हैं जो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, वो उसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको यही लीगल प्रिंसिपल फॉलो करना होगा जो क्वेश्चन में गिवन है। लीगल प्रिंसिपल को बिल्कुल लॉ की तरह वर्ड बाय वर्ड ढंग से पढ़ना है, जल्दी में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कई बार जल्दी में हम गलत पढ़ जाते हैं, गलत समझ जाते हैं, और उस वहीं गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमें लीगल प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझना है। नेक्स्ट अगर हम इसी का क्वेश्चन देखें, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में लीगल प्रिंसिपल में, कि इफ देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन, कि अगर किसी पर्सन का लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, तो उस केस में ही कैन स्यू अंडर टॉर्ट्स, ठीक है, वो टॉर्ट्स के लिए स्यू कर सकते हैं फॉर कंपनसेशन, ठीक है, टॉर्ट्स के लिए कंपनसेशन के लिए स्यू कर सकते हैं, इवन इफ उन्हें कोई हार्म या लॉस नहीं हुआ है, 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ है, तब भी वो कर सकते हैं। कब? अगर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन। अब यहाँ पे हम वापस देखते हैं, ठीक है, सिचुएशन में क्या गिवन है कि मिस्टर बी जो है एक बैंक मैनेजर थे, ठीक है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू ऑनर अ चेक, ठीक है, एक चेक को जो कि सी ने प्रेजेंट किया था, जो कि एक कस्टमर है। दो सी के पास जो है सफिशिएंट फंड्स थे उसके अकाउंट में, लेकिन क्या सी स्यू कर सकती है बी को अंडर टॉर्ट्स, ठीक है। बी बैंक मैनेजर था, उसकी ड्यूटी थी, ठीक है, कि वो सी ने जो उसे चेक दिया उसको पूरा रिफंड करके दे। अब यहाँ पे हम आंसर्स में देखेंगे तो पहला ऑप्शन में क्या गिवन है कि बैंकर ने वॉयलेट किया है सी का लीगल राइट, और ही कैन बी स्यूड अंडर टॉर्ट्स टू पे कॉम्पनसेशन, ठीक है, कि उसे स्यू किया जा सकता है। बी ऑप्शन में क्या गिवन है कि जो सी का जो सारा पैसा है उसके बैंक अकाउंट में वो इंटैक्ट है, सी को कोई लॉस नहीं हुआ, इसमें से कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए। सी ऑप्शन में बात हो रही है कि बी कैन प्लीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बता सकते हैं इन द बैंक में उस समय में, और उस वजह से उन्होंने चेक का ऑनर नहीं किया। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, कि बैंकर ने सी का लीगल राइट जो है वॉयलेट किया था, और इसीलिए he can be sued under torts to pay compensation, ठीक है। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और कैसे हमें लीगल प्रिंसिपल और फैक्चुअल सिचुएशन को समझ के पूरा आंसर जो है आपका करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अभी तक हमने समझा पूरा डैमेजेस का कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है, टॉर्ट्स क्या है, टॉर्ट्स के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, वो सब समझे। अब देयर आर फ्यू डिफेंसेस टू टॉर्ट। डिफेंसेस टू टॉर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई काम या ऐसी कुछ हरकतें, ठीक है, ऐसे कोई डिफेंसेस की भले ही आपने गलत किया, आप किसी का लीगल रॉन्ग जो है वो इन्फ्रिंज हुआ, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, डिफेंस ले सकते हो, जनरल डिफेंसेस जो है वो ले सकते हो। और वो जनरल डिफेंसेस क्या है, एक है आपका एक्ट ऑफ गॉड है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है,
कि रॉन्ग डूअर इज द प्लेंटिफ है, ये सारे जो है आपके जनरल डिफेंसेस हैं। और वन बाय वन अब हम ये सारे जनरल डिफेंसेस जो हैं वो समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भले ही टॉर्ट कमिट हुआ है लेकिन फिर भी आप डिफेंस ले सकते हो इस चीज का। आप डिफेंस ले सकते हो कि भाई ये इन सर्कमस्टांसेस के अंडर फॉल हो रहा था और इसीलिए मुझे मैं कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल नहीं हूं, ठीक है। तो अब फर्स्ट है आपका एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड इज अ गुड डिफेंस, ठीक है। किसी भी टॉर्ट के एक्शन के लिए अगर हम देखें, एक्ट ऑफ गॉड जो है बहुत ही अच्छा जो होता है, इज अ गुड डिफेंस। कि भाई एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? ऐसी कोई हैपनिंग जो हमारे हाथ में नहीं है, जो मैन मेड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि मैं प्लीड कर सकती हूँ कि ये सिचुएशन जो अराइज हुई वो मेरे हाथ में ही नहीं थी, मैं कैसे रोक सकती थी, और इसीलिए मैं कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं हूँ, ठीक है। तो कोई भी डैमेज, कोई भी लॉस या कोई भी इंजरी होती है बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, जो कि मैन के हाथ में नहीं होते हैं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के हाथ में नहीं होते हैं, उसके लिए हम प्लीड कर सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड। कि ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आपकी एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में आएगा। इसमें कौन कौन से आते हैं? मोस्टली दीज आर दी नेचुरल कैलामिटीज, जैसे स्टॉर्म हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कहीं सूखा पड़ना हो गया। तो ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी? ये सब चीजें आएंगी आपकी एक्ट ऑफ गॉड के अंदर, ठीक है। तो दीज आर द एसेंशियल्स दैट आर रिक्वायर्ड। कि कोई नेचुरल फोर्स होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस होनी चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं थी, वो कमिट हुई और इसीलिए हमने उसे एक्ट ऑफ गॉड में माना। तो जब एक्ट ऑफ गॉड होता है तो उस केस के लिए हम नहीं कह सकते कि कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अब ये कोर्ट को समझना था कि किन सिचुएशंस को हम एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में कंसीडर करें और किन सिचुएशंस को नहीं, क्योंकि ये केस टू केस डिपेंड करता था कि भाई हैवी रेनफॉल हुई, कितनी हैवी रेनफॉल हुई, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। क्या वो उतनी हैवी थी कि हम स्टिपुलेट कर सकते हैं कि इस तरीके के सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाएंगे? तो वही चीजें हमें समझनी होती है, ठीक है। अगर हम इसको केस लॉ से समझें एक्ट ऑफ गॉड के, ठीक है, तो इसमें जो आपके लैंडमार्क जजमेंट्स है उसमें से सबसे पहला है वो है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इस केस में क्या हुआ था? डिफेंडेंट ने क्रिएट की थी एक आर्टिफिशियल लेक अपनी लैंड पे, ठीक है, ताकि वो उसमें वाटर कलेक्ट कर सके फ्रॉम नेचुरल स्ट्रीम्स। तो उन्होंने अपनी लैंड के ऊपर एक आर्टिफिशियल लेक जो थी उसे पूरा कलेक्ट किया। Once there was an extraordinary rainfall, बहुत बारिश हुई, extraordinary rainfall हुई, ठीक है, जो किसी को याद भी नहीं थी कि कभी बरसों पहले इतनी बारिश तेज हुई भी थी, ठीक है। और इस बारिश की वजह से जो लेक थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, और उसकी वजह से क्या हुआ? ब्रिज था, ठीक है, पूरा ब्रिज जो था वो पूरा पानी की वजह से फ्लो हो गया, खराब हो गया। वो ब्रिज था प्लेंटिफ का, ठीक है। और इस पूरा ये जो आर्टिफिशियल लेक क्रिएट की थी उसकी वजह से क्या हुआ? वो ब्रिज जो था खराब हो गया, पूरा फ्लोन अवे हो गया, वॉश्ड अवे हो गया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेन। कोर्ट ने क्या कहा कि डिफेंडेंट लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है? क्योंकि ऐसी बारिश हुई थी जो किसी के हाथ में नहीं थी, ठीक है। और इसे हम एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में मानेंगे, क्योंकि ये जो बारिश थी याद भी नहीं है किसी को, कि इतना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ऐसी कोई बारिश होगी, और इसीलिए इसे कैटेगराइज किया गया किसमें? एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में। नेक्स्ट केस इज ऑफ कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद। इस केस में क्या हुआ? एक वॉल थी बिल्डिंग की जो कोलैप्स हो गई ड्यू टू अ नॉर्मल रेनफॉल, ठीक है, 2.6 इंचेस की रेनफॉल हुई और उसके बाद वो बिल्डिंग की वॉल कोलैप्स हो गई। और इस कोलैप्स की वजह से जो थी एक पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ रिस्पोंडेंट्स चिल्ड्रन, बच्चों की डेथ हो गई। कोर्ट ने क्या कहा कि इसे हम एक्ट ऑफ गॉड नहीं मान सकते।
2.66 इंच की बारिश में कोई दीवारें ढहती हैं, ठीक है, तो इसे हम एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में नहीं मान सकते, ठीक है। इन दिस केस, ठीक है, रेनफॉल जो थी वो नॉर्मल थी, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें नहीं था, और इसलिए इस पे एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये केसेस हैं रिलेटेड टू योर एक्ट ऑफ गॉड, आपके एक्ट ऑफ गॉड से जो है ये रिलेटेड है। नेक्स्ट हम जो डिफेंस की बात करेंगे वो हम बात करेंगे वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया की। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, कि क्या होती है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, ठीक है। इसके अंदर इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो है, अगर वो अपनी इच्छा से वॉलंटरली, ठीक है, वेव ऑफ कर रहा है, कुछ अबंडन कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई अपनी इच्छा से किसी चीज के लिए कॉन्सेंट दे रहा है, तो उस केस में सामने वाला पर्सन लायबल नहीं होगा। अगर मैं खुद अपनी इच्छा से, अपने अपनी कंसेंट से, ठीक है, डॉक्टर से कह रही हूँ कि आप मेरी सर्जरी करिए, और उसके बाद सर्जरी के समय कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, तो मैं सर्जन को उस चीज के लिए लायबल है नहीं कर सकती। उस केस में सर्जन लायबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी कंसेंट दी थी। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई ऑपरेशन होता है, तो वो कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं। क्यों साइन कराते हैं? उसमें लिखा होता है कि आप अपनी कंसेंट से या काम करा रहे हो, और कल को कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसके लिए जो डॉक्टर है या हॉस्पिटल अथॉरिटीज है वो लायबल नहीं होंगी, ठीक है। तो यही है ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, ठीक है, दैट नो मैन कैन फोर्स अ राइट विच ही हैज वॉलंटरीली वेव्ड, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है किसका मतलब, कि नो मैन कैन एनफोर्स अ राइट जो उन्होंने खुद ने वॉलंटरली वेव ऑफ किया है, वॉलंटरी अबंडन किया है, जो आपने खुद ने कर दिया है कि नहीं, मैं अपनी कंसेंट दे रही हूँ इस चीज के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप किसी को अपने घर पे इनवाइट करते हो कि प्लीज आप आइए, तो उस गेस्ट के लिए हम उस गेस्ट को ट्रेसपासर नहीं कह सकते, क्योंकि उस गेस्ट को हमने खुद ने इनवाइट किया है, ठीक है। या फिर हम अगर हम किसी चीज के पब्लिकेशन के लिए जिसमें हमारा नाम है, ठीक है, उसके लिए हम कह रहे हैं कि ठीक है अच्छा पब्लिश कर दो, मैंने कंसेंट दी, तो बाद में मैं ये नहीं कह सकती अपनी कंसेंट के लिए कि नहीं ये डिफेमेटरी है, नहीं, क्योंकि डिफेमेटरी की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इस चीज के लिए मैंने खुद ने अपनी कंसेंट दी थी। देन नेक्स्ट इज, ठीक है, कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, और वो गेम करने के लिए आप वॉलेंटरी राजी हुए हो, और उस समय आपको कोई चोट लग जाती है ड्यूरिंग प्लेइंग दैट गेम, ठीक है, तो उस केस में आप किसी को लायबल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद ने उस गेम को खेलने के लिए हामी भरी थी कि हाँ ठीक है मैं ये गेम खेलूंगी। एंड वन अदर एग्जाम्पल दे हैव गिवन इज कि अगर जब हम स्टेडियम में कोई क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, कुछ देखने जाते हैं, तो वहां पे अगर मैच देखते देखते हमें कोई बॉल लग जाती है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर भी हम लायबल नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि हमने अपनी कंसेंट दी थी। जब हमने वो टिकट खरीदा था वो पर्टिकुलर मैच देखने के लिए, तो मैंने अपनी कंसेंट दी थी, ठीक है। नेक्स्ट इज द केस लॉज रिलेटेड टू द वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो लैंडमार्क केसेस है वो है द केस ऑफ हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो प्लेंटिफ था वो स्पेक्टेटर था, ठीक है, जो कार रेसिंग इवेंट एक हो रहा था वो देख रहे थे, ठीक है, और जिस ट्रैक पे, ठीक है, अंदर ट्रैक जिस पे रेस हो रही थी वो डिफेंडेंट का था। रेस होते समय दो कार का जो है वो कोलिजन हो गया, दो कार आपस में भिड़ गई, और आउट ऑफ विच वन वाज थ्रोन अमंग द पीपल। कुछ ऐसा कोलिजन हुआ कि एक जहाँ पे लोग बैठे हुए थे देख रहे थे वहां चली गई, और उस वजह से जो है उन कुछ लोगों को, प्लेंटिफ को इंजरी हो गई जब कार उन पे आई। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि प्लेंटिफ ने जानकर रिस्क ली थी। जब आप स्पेक्टेटर हो, जब आप इस तरीके का कोई भी इवेंट देखने जा रहे हो, तो आप मान के चलो कि ऐसे चांसेस हैं कि ऐसा कोई भी इवेंट हो सकता है,
तो कोर्ट ने क्या बोला कि ये एक ऐसी इंजरी हुई है जिसे हम फोर्सी कर सकते हैं और जिसके लिए हमने खुद ने रिस्क ली थी, इसके लिए हमने खुद ने समझा था, ठीक है, और इसीलिए हम इस केस में जो है डिफेंडेंट को लायबल हेल्ड नहीं करें। नेक्स्ट केस इज ऑफ वुल्ड्रिच वर्सेस समर। इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ ने कुछ पिक्चर्स खींची थी, ठीक है, was taking some pictures by standing at the boundary of an errand। एक जगह थी जिसकी बाउंड्री पे खड़े होकर जस्ट वो पिक्चर्स खेल रहे थे। डिफेंडेंट का जो हॉर्स था, ठीक है, वो अचानक से अजीब हो गया, ठीक है, गैलॉप्ड एट द प्लेंटिफ, ठीक है, प्लेंटिफ पे एकदम दौड़ा और उसकी वजह से जो प्लेंटिफ है वो डर गया और फेल इनटू द हॉर्सेस कोर्स, ठीक है, हॉर्स के कोर्स के अंदर गिर गया और उसकी वजह से उसे काफी चोट लग गई। लेकिन इस केस में जो है वो डिफेंडेंट लायबल हेल्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इतनी बाउंड्री पे खड़े होकर फोटो खींच रहे हो तो देयर आर चांसेस कि वो जो घोड़ा बिल्कुल पास में है वो आपके ऊपर आ सकता है, चढ़ सकता है, और इसीलिए वो है लायबल हेल्ड नहीं हुआ था, डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया था, ठहराया गया था। नेक्स्ट केस इज ऑफ इलॉट वर्सेस विल्कीस, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक ट्रेसपासर जो था वो उसे इंजरी हो गई थी, वो किसी के घर में घुसा और उस घर में स्प्रिंग गन्स प्रेजेंट थी, ठीक है, डिफेंडेंट की लैंड पे स्प्रिंग गन्स प्रेजेंट थी और उस वजह से ट्रेसपासर को इंजरी हो गई, ठीक है। अब ये वैसे तो देखा जाए कि उसने नोइंगली रिस्क लिया, ठीक है, इंजरी सफर हुई, ठीक है, बट दिस वाज नॉट एक्शनेबल, ठीक है, क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल, क्योंकि आप घुसे ही क्यों थे बिना पूछे उस घर में, आप क्या करने गए थे, ठीक है, तो इसीलिए वो लायबल हेल्ड नहीं हुआ था, ठीक है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर defense, that is voluntary non-fit injury and act of God, both the defenses are clear। इसके केसेस हमने पढ़े हैं, जो इसके लैंडमार्क केसेस है वो हमने पढ़े हैं, ये अभी तक जो भी हमने समझा है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्लैट के अंदर आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो प्लीज ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा जो लेटेस्ट आपका एग्जाम पैटर्न है उसके थ्रू आता है, ठीक है, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो हम समझते हैं कि भाई कैसे करना है, ठीक है, तो उसी पे बेस्ड हम एक पैसेज अब पढ़ेंगे। पैसेज का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, कि पैसेजेस जो है अब वो बहुत बड़े बड़े आएंगे, आपका उसका भी आएगा, आपका क्या कहते हैं उसके भी पैसेजेस आएंगे, आपके जो कहते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के भी आएंगे, इंग्लिश के भी पैसेज आएंगे, लीगल जी के भी पैसेज आएंगे, तो हमें अपनी स्पीड जो है वो बहुत बढ़ा के रखनी है, ठीक है। क्यों बढ़ा के रखनी है? क्योंकि हमें देखना है, हम ये समझेंगे कि भाई जल्दी जल्दी करना है उस समय, क्योंकि आपको आपकी लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट करना होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। आप पढ़ने में सारा टाइम निकाल दोगे तो आपको कुछ भी फिर उसमें नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें बहुत ढंग से धीरे धीरे समझना है। वाइल रीडिंग टेक पेन इन योर हैंड्स, ठीक है, पेन को लेके आप ढंग से पूरा जल्दी जल्दी पढ़िए ताकि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। अब ये पैसेज है, इसे हम समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं इस पैसेज में, इंडिया जो है वो एक यंग नेशन है, ठीक है, जिसे काफी लंबे समय तक ओल्ड लॉज ने उसे रूल किया था, ठीक है, जो लॉन्ग रूल्ड, इट वाज रूल्ड बाय ओल्ड लॉज, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लॉज हम देखेंगे 1861 1927 तब से चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है पुलिस एक्ट का, जो कि है 1861 का, ठीक है, जो आपके इंडिपेंडेंस से भी पहले का है, ठीक है, इट इज अ सेंचुरी ओल्ड, ठीक है, एंड इट्स एक्सपैंडिंग इकोनॉमी रिक्वायर्स फॉरवर्ड लुकिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जिस तरीके से बढ़ रहा है पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए जो फॉरवर्ड लुकिंग हो, ठीक है, ताकि वो जो कर्ब कर सके कैपिटलिज्म। और इंडिया जो है इज ऑल्सो अ नेशन, ठीक है, दैट मस्ट कम टू ग्रिप,
ठीक है, जो ग्रिप में आए वो एक ऐसा नेशन है विद एन एवर वाइडनिंग गल्फ बिटवीन द लॉ एंड द डिसफंक्शनल पार्ट। ठीक है, कि लॉ जो बुक्स में है और जो लॉ एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ करप्शन, ढंग से एप्लीकेबल नहीं है, उसकी इफेक्टिवनेस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें दिक्कत है और हमें ऐसे लॉस बनाने चाहिए जिसमें हम इस सब चीजों को ध्यान में रख के लॉस बना सके। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू प्रोसीजरल इफेक्टिवनेस, इंडिया जो है बहुत पुअर है, बहुत पीछे। ठीक है, और इन दी कैटेगरीज ऑफ एब्सेंस ऑफ करप्शन, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, इंडिया का 83rd रैंक पे है और 96 ग्लोबली। ठीक है, अगर हम करप्शन की बात करें तो 83rd है और सिक्योरिटी की बात करें तो 96 उसकी रैंक है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे ग्लोब। ठीक है, अब इंडिया के अगर हम हर एलिमेंट की बात करें, एवरी एलिमेंट ऑफ इंडियाज रूल ऑफ लॉ जो है वो सप्लाई चेन है। ठीक है, इंडियाज एलिमेंट, एवरी एलिमेंट जो इंडिया का है वो एक रूल ऑफ लॉ है, सप्लाई चेन है। ठीक है, जो इंक्लूड करता है लेजिस्लेटर्स है जो ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, पुलिस है, प्रोसिक्यूटर्स है, कोर्ट्स है जो उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। इन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? पुलिस करेगी, कोर्ट करेगा, वो उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये पूरी चेन बनी हुई है, बना कौन रहा है, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, सो दिस सप्लाई चेन, ठीक है, द सप्लाई चेन वाज नेवर स्ट्रॉन्ग टू बिगिन विद। ठीक है, कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ठीक है, इट वाज नेवर स्ट्रॉन्ग टू बिगिन विद। ठीक है, एंड हैज बिकम डीपली ब्रोकन, थ्रेटनिंग। ठीक है, ब्रोक हो गई है, थ्रेटन हो गई है। ठीक है, इसमें रूल ऑफ लॉ है वो है बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई है। सो दिस कंट्रीज लीगल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बैडली आउटमोडेड है, पुरानी है। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रेन है, काफी कॉन्स्ट्रेन है इसमें बाय अ टेंडेंसी टू पास न्यू लॉस। ठीक है, क्योंकि नए लॉज पास होने में इतना टाइम लगता है, पहले लेजिस्लेचर होता है, दोनों हाउसेस बैठते हैं, उसे पास करते हैं और बहुत सारा कॉन्स्ट्रेन है। ठीक है, तो वी नीड टू मॉडिफाई एंड एलिमिनेट द ओल्ड लॉज, जो कि जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया पुलिस एक्ट का, जो वीक लॉज हैं, ठीक है, उनका वीकर एनफोर्समेंट है। ठीक है, जो जो है ना आपका गड़बड़ करते हैं, जिनका एप्लीकेशन गड़बड़ है। ठीक है, इंडिया जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो काफी पॉलिटिसाइज्ड हो गई हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है, वो लैक करती हैं, किसी हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, लीडरशिप उनके पास नहीं है। और जुडिशरी के पास दो बहुत सारे ब्राइट स्पॉट्स हैं। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी इंडियन जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, बट स्टिल वो काफी सारे चैलेंजेस फेस करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बैकलॉग्स हैं, पुराने लॉज हैं, वो सब कुछ। ठीक है, सो फॉर फार टू लॉन्ग रिफॉर्म ऑफ India's legal institution has been seen as a second order issue। ठीक है, जो कि क्रिटिकल है, हमें इकोनॉमिक मेजर से भी डील करना है और ये सब कुछ। सो दिस सीक्वेंसिंग जो है वो शॉर्ट साइटेड है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो है वो स्वाइन क्वा नॉन है। ठीक है, बिकॉज इट इज सस्टेनिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एंड फॉर अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी इट्स। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि ये जो काफी सारे जो रिफॉर्म्स हैं दे आर रिकमेंडेड। ठीक है, दे डू नॉट एंटेल ह्यूज बजटरी आउटलेस। ठीक है, काफी बजटरी आउटलेस, लेकिन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। ठीक है, हायर कोर्ट फीस की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं अपील की, इन द केसेस ऑफ अपील, ठीक है, दे कैन हेल्प टू एड्रेस रिसोर्स शॉर्टफॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मेन मुद्दा अगर हम पूरा समझेंगे तो क्या है, दैट इट इज द टाइम फॉर इंडिया कि वो रूल ऑफ लॉ की मशीनरी में इन्वेस्ट करे, नए लॉज बनाए, जो पुराने लॉज हैं, जो आउटडेटेड लॉज हैं, उन्हें मॉडिफाई करे। चेंजेस है वो बहुत जरूरी है, दे विल गिव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट। और यही सब बातें जो है उसमें इस पूरे जो आप ये पूरा पैसेज इसमें गिवन है। अब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चंस की जो उन्होंने पूछे हैं। ठीक है, कि वो क्या बोल रहे हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें वो क्या बोल रहे हैं, उसमें वो पूछ रहे हैं कि एज पर द ऑथर,
ठीक है, ऑथर के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा है जो वो बेटर ऑल्टरनेट है टू प्रोवाइड लीगल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स दैट कंट्री फेसेस, कि कौन सा बेटर ऑल्टरनेटिव है जिससे हम लीगल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे लीगल सॉल्यूशन जो है वो आ सकता है, इसमें से कौन सा बेटर है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस अगर हम देखें तो क्या क्या है। सबसे पहले ऑप्शन में है कि वी शुड अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉज, कि हम जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसे अमेंड कर दें। सेकेंड ऑप्शन में वो बोल रहे हैं कि हमें नए लॉज जो है उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फर्स्ट में तो बोल रहे हैं कि अमेंड करो एग्जिस्टिंग लॉज को, दूसरे में कह रहे हैं कि हम नए लॉज को इंट्रोड्यूस कर दें। सी में कह रहे हैं कि जो पुराने ओल्ड लॉज हैं उन्हें रिपील कर दें, और डी ऑप्शन में दे रहे हैं कि दोनों अमेंड भी करें और पुराने लॉज को रिपील भी करें। अब हमने ऊपर देखा, ऊपर इस पर्टिकुलर पूरे पैसेज में देखा, इस पैसेज की जो लाइंस है 13th और 15th लाइंस जो है इस पैसेज में वो मेंशन करती हैं the tendency that the tendency has been to pass new laws rather than to modify the same by way of amendment or repeal. Hence, the author has suggested that existing laws should be modified. ठीक है, existing laws should be modified और जो पुराने वाले हैं old ones must be removed. ठीक है, but introducing new laws every time is not a solution. अब हर बार नए laws लाना solution नहीं है, हमें amend करना चाहिए, हमें पुराने laws को repeal करना चाहिए। इसीलिए your correct answer will be option D, both A and C. Okay, now next question is that the following court is not competent to perform required tasks according to the passage. वो क्या बोल रहे हैं कि जो कोर्ट है, ठीक है, जिन कोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं इसमें से कौन सा कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि जो रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रिक्वायर्ड टास्क, ठीक है, जो रिक्वायर्ड टास्क जो जरूरी है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसमें से कौन सा कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। अब इसके अंदर ऑप्शंस क्या है, सबसे पहले बोल रहे हैं कि ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट हाई कोर्ट, सारे कोर्ट्स जो है वो इनकॉम्पिटेंट इज नॉट इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, कौन सा कोर्ट इनकॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट हाई कोर्ट्स। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स ऑफ सेशंस ओनली। सी ऑप्शन है ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, और डी ऑप्शन है ऑल कोर्ट्स ऑन दी होल। अगर हम ये पूरा पैसेज पढ़ें और इसका हम अगर कंक्लूजन निकालें तो इसमें क्या है, दैट देयर इज एक्सप्रेस मेंशन that courts on the whole face multiple challenges and even Supreme Court is included in it for facing those challenges, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही सुप्रीम कोर्ट का लिया था, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी कि all courts on the whole they are facing the challenges। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या बोल रहे हैं कि which of the following appears to be the main aim of the author, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऑथर का मेन एम है इस पैसेज का वो डिटरमाइन करता है। तो पहला ऑप्शन है टू एस्टैब्लिश मोर कोर्ट्स, ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा जो कोर्ट्स हैं उसे एस्टैब्लिश करें एट डाइवर्स लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, अलग अलग लोकेशंस पे। बी ऑप्शन बोल रहा है कि हम नए रिकमेंडेशंस के ज्यादा रिकमेंडेशंस और इम्प्रूव जुडिशियल सिस्टम लाएं कंट्री के अंदर। सी ऑप्शन है टू इम्प्लीमेंट द सजेशंस फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स, कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए जो सजेशंस है उन्हें इम्प्लीमेंट करें। एंड डी ऑप्शन है इसमें से कुछ भी। तो अगर हम देखें, द मेन एम ऑफ दिस पैसेज इज टू गिव सजेशन, टू गिव अ सजेशन दैट रिकमेंडेशन जो है, जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं दैट आर मेड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स उसे हम इम्प्लीमेंट करें। और पैसेज की जो आपकी अगर आप देखोगे जो लास्ट फ्यू लाइंस हैं, ठीक है, दे कंसर्न टू दी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस दैट आर मेड, ठीक है, जो रिकमेंडेशंस करी जा रही है उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। सो दस द पर्पस, ठीक है, thus the purpose is to make recommendations or suggestions to change the system,
ठीक है, उससे सिस्टम को चेंज करने की, बट टू इम्प्लीमेंट दोस पॉलिसीज जो एक्चुअली में अभी है, जिनके ऊपर अग्रीमेंट हो चुका है उसके लिए। एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, सी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बात कर रहे हैं कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया जो सबसे ज्यादा सफर करता है फ्रॉम द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। क्या वो पॉलिसिंग है, क्या वो आर्बिट्रेटर्स हैं, क्या वो लॉयर्स हैं, क्या वो कॉर्पोरेट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पैसेज की शुरुआत में ही उन्होंने बोला था दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द पॉलिसिंग एज द पुलिस जो है वो गवर्न हो रहे हैं अभी भी ओल्ड लॉ से। ठीक है, और न, बाकी किसी भी ऑप्शन में पॉलिसिंग की बात नहीं हो रही है, पॉलिसिंग की सिर्फ एक ही ऑप्शन में बात हो रही है और वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जो है, एक सेकेंड, जो क्वेश्चन 18 है वो आपका बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, उसे इन्फर किया जा सकता है, समझा जा सकता है मोस्ट रीजनेबल। ठीक है, जो हमारा पैसेज है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द पैसेज, जो स्टार्टिंग की लाइंस है, उसमें हम किस चीज को बहुत इजीली इन्फर कर सकते हैं, रीजनेबली इन्फर कर सकते हैं, एंड क्या विच इज ऑल्सो स्ट्रेस्ड अपॉन थ्रू आउट द पैसेज। ठीक है, एज द सेंट्रल थीम। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो थ्रू द स्टेटमेंट, ठीक है, द स्टेट थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है, अगर हम पूरा देखें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दैट इनइफेक्टिव एंड फेल्ड सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसमें वो पुलिस की बात कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन में बात कर रहे हैं लैक ऑफ अपडेशन एंड प्रोसीजरल एप्लीकेशन ऑफ लॉस की। ठीक है, कि अपडेट नहीं हो रहा है, देयर इज नो प्रोसीजरल एप्लीकेशन, लॉस प्रोसीजरल एप्लीकेबल नहीं है। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी की, और डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अब। ठीक है, तो अगर हम देखें ये जो स्टेटमेंट है, ये जो गिवन है, तो अगर हम ए स्टेटमेंट देखें, ठीक है, दिस इज which is given in the opening lines of the passage, लेकिन ये जो सेम है, ये जो सेम लाइंस है, इट इज नॉट फाउंड थ्रू आउट द पैसेज। ठीक है, ओपनिंग लाइन में वो जरूर बात कर रही है पुलिस की और एवरीथिंग, लेकिन पूरे पैसेज में इसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये सेंट्रल थीम नहीं है इस पैसेज का। द क्वेश्चन जो है, जो पूरा क्वेश्चन है, दैट लुक्स फॉर एन आइडिया, ठीक है, विच इज परसिस्टेंटली फाउंड इन द एंटायर पैसेज, जो पूरे पैसेज का थीम है, बेसिक थीम है। ठीक है, जो बता रहा है मेन ऑब्जेक्टिव को, कि पैसेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम पूरा ध्यान से पढ़ें तो हम समझ सकते हैं दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंटली बीइंग सपोर्टेड इज टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड और इनइफेक्टिव प्रोसीजरल लॉस। ठीक है, कि लॉस जो है वो पुराने हैं, ठीक है, वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, और उन्होंने जगह जगह इसकी बात करी, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, lack of updation and procedural application of laws. See, when you will do the question answers, you have to first understand the basic theme of the passage. Line by line हमें उसे समझना होगा, उसे interpret करना होगा, then only we will be able to do these question answers. इसे पूरा ढंग से, ध्यान से हमें समझना होगा, पूरे आपके पैसेज को हमें पूरा इंटरप्रेट करना होगा कि क्या पैसेज कहना चाहता है, क्या पूरे पैसेज की एंटायर थीम है, सेंट्रल थीम क्या है इस पर्टिकुलर पैसेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइन फॉर नॉन इन द पैसेज जो है, उससे क्या हम समझते हैं। ठीक है, तो उससे हम ये समझते हैं, इसमें ऑप्शन है कि क्या ये नॉन रेलेवेंट है, या क्या ये नॉट असेंशियल है, या ये असेंशियल है, क्या ये प्रेजुडिशियल। So the meaning of the term sine qua non, it can be derived from the context, ठीक है, in which it is being used। ठीक है, किस context में हम इसे use कर रहे हैं इस particular passage में, उससे हमें इसे समझना है। ठीक है, ये इसलिए यूज हो रही है ताकि ये पोर्ट्रे कर सके क्या, रूल ऑफ लॉ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी डेमोक्रेसी का।
ठीक है, और इसलिए इसका मतलब यही है, इट मस्ट ओनली मीन असेंशियल। ठीक है, इसका मतलब होगा असेंशियल। ठीक है, क्योंकि ये क्या पोर्ट्रे कर रही है, इट इज used to portray the rule of law which is an important factor for the democracy। ठीक है, उसी को ये यूज कर रही है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये पैसेज था जो हमने आज आपका डिस्कस किया। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पैसेज। मैं ये पैसेजेस डेली एक एक इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके कि क्या एग्जाम में आ सकता है, किस तरीके से हमें इससे पूरे को समझना है। ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस होल क्लास। इस क्लास को पूरा समझिए, कोई भी प्रॉब्लम है देन वी कैन डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, डेली आप लोगों की क्लासेस होती हैं, लीगल एप्टीट्यूड की भी और बाकी लोगों बाकी सब्जेक्ट्स की भी। सो प्लीज गो थ्रू इट, ढंग से करिए, पूरा डिवाइड करिए अपना टाइम। ठीक है, कि आपको कब क्या करना है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ हमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे करने हैं। अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, अगर मैं बात करूं क्वांट की या मैथ्स की, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको रोज एक एक घंटा दोनों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, लास्ट 30 डेज पढ़े इफ यू वांट टू क्रैक इट। आप लोगों को 7-8 घंटे की स्टडी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना फ्रॉम दिस टारगेट कोर्स, उनको 7-8 घंटे की स्टडी रिक्वायर्ड है ये सब समझने के लिए, करने के लिए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग पॉइंट के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, लीगल एप्टीट्यूड समझने के लिए आपको एप्टीट्यूड की जरूरत है, तो ये हमें पढ़ना है। और जीके हमें कंटिन्यूअसली पढ़ते ही रहनी है, स्टैटिक जीके भी और करंट अफेयर्स भी। Okay, so that's it for today. I hope this class was helpful to all of you. So that's it for today. Thank you.